नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयवीर शाह और आपका स्वागत है मैकेनिकल इंजीनियर यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे लेजर एब्लेशन मेथड के बारे में। ये टॉपिक किसके अंदर आता है? ये टॉपिक आता है फिजिकल मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल। फिजिकल मेथड इन केस ऑफ सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल। और ये टॉपिक किस सब्जेक्ट के अंदर आता है? नैनो मटेरियल एंड सरफेस इंजीनियरिंग। ये सब्जेक्ट कौन से सेमेस्टर में आता है? 7th सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्टिव 3। जो भी स्टूडेंट्स जीटीयू से पढ़ रहे हैं, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से, उनके लिए ये वीडियो है। तो इसके बारे में हम क्या बात करने वाले हैं इन दिस lecture? So in this lecture we are going to discuss about what is laser ablation method और लेजर एब्लेशन मेथड से कैसे सिंथेसिस किया जाता है नैनो मटेरियल को। सिंथेसिस बहुत डिफिकल्ट वर्ड नहीं है। सिंथेसिस का मीनिंग है कैसे बनाया जाता है नैनो पार्टिकल्स को, नैनो मटेरियल को। इससे पहले क्या हो चुका है? इससे पहले हमने देख लिया था हाई एनर्जी बॉल मिलिंग के बारे में। So this is what we have already covered. High energy ball milling. That is also a method. It's a physical method through which nanomaterials can be formed or for the synthesis of the nanoparticles or nanomaterials. तो अभी जो हम करने वाले हैं वो कौन सी मेथड है? वेपर मेथड के अंदर लेजर एब्लेशन, ये टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अगर आपको पुराना वाला वीडियो चाहिए तो ये वीडियो एंड होने के बाद आपको पुराने वाले वीडियो की भी लिंक एट द एंड ऑफ द स्क्रीन मिल जाएगी। कमिंग बैक टू द पॉइंट, माई सेल्फ जयवीर शाह। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर एट विरायतन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग in mechanical engineering department, having 10 years of teaching experience, bachelor's in mechanical with 9.47 CPI, and during my bachelor's I got 3 times 10 out of 10 SPI from ADIT, AD Patel Institute of Technology under Sardar Patel University. I pursued my master's from Government Engineering College Bhuj, and during my master's in automobile I scored 9.12 CPI and currently pursuing PhD from Gujarat Technological University in a final year, in a final semester. I am also a YouTuber, as you can see my video on YouTube. So not only how to teach means सिर्फ पढ़ाता नहीं हूँ, ये पढ़ाई से कैसे कमाई भी की जा सकती है उसके बारे में भी मेरी एक चैनल है। दिस चैनल मैकेनिकल इंजीनियर इज फॉर पढ़ाई पर्सपेक्टिव एंड मेक लर्न टू अर्न करके मेरी एक दूसरी चैनल है जहां पर मैं कैसे पढ़ाई को कन्वर्ट करते हैं कमाई में उसके बारे में बताता हूँ। आई एम ऑल्सो एन इन्फ्लुएंसर and Indian patent agent, and my Indian patent agent number is 3339. So this is a small brief introduction about myself. पेटेंट एजेंट के बारे में बताना क्यों जरूरी था? क्योंकि जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं वो भी एक प्रॉपर्टी है। जैसे हम जमीन खरीदते हैं, जैसे हम अपने प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, वैसे ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दिमाग की प्रॉपर्टी अगर समझनी है तो पेटेंट्स के बारे में जानो, क्योंकि यूएस और यूरोपियन कंट्रीज ऑलरेडी पेटेंट पे बहुत आगे बढ़ चुकी है एंड इट इज सक्सेसफुल मॉडल, और जल्द ही इंडिया में भी पेटेंट की शुरुआत होने वाली है।
चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स फोकस ऑन दी लेजर एवोल्यूशन। तो चलिए बात करते हैं लेजर एवोल्यूशन के बारे में। टॉपिक का नाम है लेजर एबलेशन। लेजर तो हमें पता है कि लेजर लाइट जो हम जनरली बच्चे होते हैं तब परचेज कर रहे होते हैं, तो वो लेजर लाइट ही लेजर वही लेजर बीम है। और एबलेशन क्या है? एबलेशन यानी मेटल अलग होना या कोई भी चीज अलग होना। काफी टाइम हमने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा कि बाय यूजिंग द बाइनोक्यूलर हमने जो सन रेज है, सन रेज को बाय यूजिंग सम लेंस वी हैव कंसंट्रेटेड इट ऑन अ पेपर, अ पीस ऑफ पेपर। तो क्या होगा कि जो सन की रेज है उसको जब हम कंसंट्रेट करते हैं एक जगह पर पीस ऑफ पेपर पे, तो वो पेपर पे हीट जनरेट होती है और वो पेपर जलने लगता है। So that is called ablation of the material. So in the similar manner, अगर हमें एब्लेशन ऑफ मेटल करना होगा तो हमें मेटल पे वहां पर एनर्जी को कंसंट्रेट करना होगा। दैट इज द सिंपल लॉजिक बिहाइंड इट। हर एक बॉन्ड की कोई ना कोई एनर्जी रहती है, उस बॉन्ड को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, वहां से कुछ ना कुछ पार्टिकल्स बाहर आने वाले हैं। तो इन द सिमिलर मैनर देखिए यहां पर भी एक लेजर बीम है। उस लेजर बीम से जब हम लेंस के थ्रू कोई भी मेटल पे, दिस इज अ मेटल प्लेट, कॉन्सेंट्रेट करेंगे लेजर को, तो वहां से क्या होंगे, ऐसे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो एब्लेट होंगे यानी अलग हो जाएंगे मेटल प्लेट से। ये मेटल्स नैनो पार्टिकल्स लिखा हुआ है, देखिए ये मेटल्स नैनो पार्टिकल्स यहां पर लिखा हुआ है। अब इस मेटल्स नैनो पार्टिकल्स को हमने सपोज एक कुछ भी एज्यूम कर लीजिए 1 मिलीमीटर थिकनेस की प्लेट है, हमने लेजर को एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेट किया तो उसी पर्टिकुलर प्लेट के पोर्शन में से ही मटेरियल रिमूव होगा। एज्यूम कीजिए कि हमने लेजर को यहां पर कॉन्सेंट्रेट किया, ये लेजर का बीम है जो वहां पर कॉन्सेंट्रेट हो रहा है और वहां से ही मटेरियल रिमूव होगा। तो एट द एंड ऑफ द टाइम यहां से मटेरियल रिमूव हो जाएगा। फिर हमने क्या करना पड़ेगा, हमें इस प्लेट को इस डायरेक्शन में या राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर ट्रैवल लिनियर स्टेज प्रोवाइड किया गया है। कंट्रोलर के साथ एक लीड स्क्रू लगाया गया है, तो लीड स्क्रू जैसे रोटेट होगा तो ये प्लेट लेफ्ट या राइट साइड पे मूव करेगी, तो हम दूसरी जगह से भी मटेरियल को रिमूव कर पाएंगे। इज इट ओके? वेरी मच क्लियर। ओके, और साथ साथ में स्टीयरिंग एक्शन, स्टीयरिंग एक्शन आप समझ रहे हैं? अगर आपने घर पे छाछ बनाई है कभी, छाछ बटर मिल्क बनाया है कभी, तो आप देख रहे होंगे कि वहां पर आप क्या करते हैं, स्टीयर करते हैं। अब आप मेरे ख्याल से स्टीयरिंग समझ चुके होंगे कि जब भी हम चाय के कप में थोड़ी सी चीनी डालते हैं तो फिर उस चीनी को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है इवनली कि सारे चाय में वो घुल जाए, तो हम क्या करते हैं, उसको स्टीयर करते हैं, घुमाते हैं चम्मच को। तो दैट इज कॉल्ड स्टीयरिंग एक्शन। तो स्टीयरिंग एक्शन क्यों प्रोवाइड किया गया है? स्टीयरिंग एक्शन इसलिए प्रोवाइड किया गया है कि नैनो पार्टिकल्स कोई एक जगह पर फिक्स ना हो जाए, वो पूरे लिक्विड में, पूरे लिक्विड सराउंडिंग में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए। जैसे कि यहां से नैनो पार्टिकल्स निकले तो वो स्टीयरिंग होते रहेंगे, तो ऐसे 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 सभी जगह पर फैल जाएंगे और ये नैनो पार्टिकल्स वेपोराइज होके हवा में ना चले जाए। वैसे तो क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली लेजर बीम को इस प्लेट के ऊपर कंसंट्रेट करवा सकते हैं, बट अगर ऐसा किया जाएगा तो हो सकता है ना कि ड्यू टू दी हाई हीट क्या होगा कि जो नैनो पार्टिकल्स है वो बहुत हल्के हल्के छोटे छोटे रहते हैं, तो वो नैनो पार्टिकल्स
एयर पार्टिकल्स में चले जाएंगे। इफ द डेंसिटी ऑफ द नैनो पार्टिकल्स इज लेसर देन द एयर पार्टिकल्स, तो वो हवा में चले जाएंगे। तो उसको ओवरकम करने के लिए, उसको कैप्चर करने के लिए, वो हवा में ना चले जाए उसके लिए हम क्या करते हैं, एक लिक्विड मीडियम का यूज करते हैं और उस लिक्विड मीडियम के अंदर सारे नैनो पार्टिकल्स को कलेक्ट कर लेते हैं। सो दिस इज द बेसिक setup of the laser ablation method and how to get a nanoparticle out of it. So I hope कि there is no doubt about कि आप कैसे नैनो पार्टिकल क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग लेजर एब्लेशन मेथड। इस पार्ट में तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आपने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट भी किया है इस तरीके का और यही चीज यहाँ पर दिखाई भी गई है। तो अब इसमें लिखेंगे क्या, तो इसमें लिखने के लिए सबसे पहले कौन कौन से कंपोनेंट्स है वो लिख दीजिए। कंपोनेंट्स के बाद दूसरी चीज लिखिए कि हर एक चीज का क्या पर्पस है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ट्रैवल लिनियर स्टेज का क्या पर्पस है, नंबर 1। स्टीयरिंग एक्शन का क्या पर्पस है, नंबर 2। एंड लिक्विड का क्या पर्पस है, नंबर 3। और ये वर्क कैसे कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि लेजर बीम लेंस के थ्रू एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट हो रही है और वहां से नैनो पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं। तो वर्किंग आप एक्सप्लेन कर दीजिए। तो ये आपका परफेक्ट एक आंसर बन गया कि हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन अबाउट लेजर एब्लेशन मेथड, सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल एंड अंडर द फिजिकल मेथड। ओके, तो अब हम बात करेंगे। अब देखिए, फिर भी क्यूरियोसिटी तो रहती है। मैंने भी जब ये टॉपिक पढ़ा तब पहली बार मुझे भी ऐसा लगा कि ये वेवलेंथ, देखिए अब यहां पर समझिएगा। चलिए मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया, वैसे आपकी क्यूरियोसिटी रहेगी तो उसको भी मैं सेटिस्फाइड करूंगा। अब आप मुझे कहिए कि ये लेंस से ये जो डिस्टेंस है वो ज्यादा रहना चाहिए या कम रहना चाहिए, मोर और लेंस, समझिए ये बात को। और ये भी डिस्टेंस समझ लीजिए, ये जो अपना लेंस है उससे ये जो सॉरी अपनी जो लेजर है वहां से लेके लेंस तक का डिस्टेंस भी ज्यादा रहना चाहिए, कम रहना चाहिए, मैटर करेगा कि नहीं करेगा। कौन सा डिस्टेंस, इस सपोज इस डिस्टेंस को हम x कहते हैं, इस डिस्टेंस को हम y कहते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है, या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये लेंस से लेके ये प्लेट तक का डिस्टेंस, उसको y समझ लीजिए या y डैश समझ लीजिए, वो ज्यादा रहना चाहिए, कम रहना चाहिए, ये भी तो क्वेश्चन है। बाय डिफॉल्ट हम समझेंगे कि ये कम रहना चाहिए। क्योंकि क्योंकि हम लेजर की जो इंटेंसिटी है, लेजर की एक कंसंट्रेट करने की एनर्जी है उसको हम यूज कर पाए। मगर हमें पता है कि जितना जितना हम इसको नजदीक रखेंगे उतना ही ज्यादा मटेरियल रिमूव होगा, उतनी ही हम ज्यादा एनर्जी को यूटिलाइज कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो नैनो पार्टिकल्स बन रहे हैं ना, ये जो नैनो पार्टिकल्स बन रहे हैं वो नैनो पार्टिकल्स की लेंथ किस पे डिपेंड करेगी कि ये नैनो पार्टिकल्स कितने नैनोमीटर के बने, वो कहां से पता चलेगा? इट डिपेंड्स अपॉन द लेजर बीम वेवलेंथ। अब ये वर्ड तो बहुत बार हमने सुना है कि वेवलेंथ, बट क्या हम इसको समझे हैं? क्या हम इसको डिफाइन कर सकते हैं? क्या आप कोई ऐसा प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि जहां से आप वेवलेंथ को डिफाइन कर पाए? उसके बारे में चलिए बात करते हैं। वैसे मैं आपकी क्यूरियोसिटी को एंड कर देता हूं, ये एक्स डिस्टेंस का ज्यादा कोई मीनिंग नहीं है, बट जी हाँ, ये वाई डैश डिस्टेंस जितना कम हो सके उतना रखना चाहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को यूज कर पाए। ओके, आपको लग रहा होगा कि अगर मैं इसको वेवलेंथ को कम रखूंगा तो यहाँ पर जो मेटल डिस्क है वहां पर बड़ा डो स्पॉट होगा, ये समझ लीजिए कि बड़ा स्पॉट होगा। तो ये बड़ा स्पॉट होगा तो बड़े मटेरियल रिमूव होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ये अगर लेजर का आपका कंसंट्रेशन बड़ा है तो भी ज्यादा मटेरियल रिमूव मींस ज्यादा साइज के मटेरियल रिमूव होंगे, नो इट इज नॉट लाइक दैट। इट डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ। तो वेवलेंथ को पहले समझना पड़ेगा। तो चलिए वेवलेंथ को समझने से पहले हम एक सिल्वर पार्टिकल्स के लिए
एक ऑलरेडी ग्राफ क्रिएटेड है उसको समझ लेते हैं। तो सिल्वर पार्टिकल्स के ग्राफ में, ए ग्राफ में दिखाया गया है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब देखा गया अलग अलग वेवलेंथ पे, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ पे सिल्वर नैनो पार्टिकल्स को, यानी सिल्वर की प्लेट रखी गई, लेजर एब्लेशन किया गया और डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ पे इसके रीडिंग्स लिए गए। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट साइज के नैनो पार्टिकल्स लिक्विड के अंदर प्रेजेंट मिले, जैसे कि ये छोटा पार्टिकल है, ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है, ये उससे भी छोटा वाला है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? देखिए हमें ग्राफ में से, सेकंड क्वेश्चन आपके लिए, ये ग्राफ है आपके लिए, बी ग्राफ है। बी ग्राफ को आप कैसे पढ़ते हैं? एबीएस यानी एब्लेशन, ओके, एंड वेवलेंथ यहां पर दिया गया है। तो कहां पर हमें एब्लेशन ज्यादा मिला? कहां पर हमें एब्लेशन ज्यादा मिला? एट हाई वेवलेंथ और लार्जर वेवलेंथ, ज्यादा वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ या शॉर्टर वेवलेंथ? कमेंट में लिख दीजिएगा इसका आंसर, पॉज कीजिएगा वीडियो को, थोड़ा सा सोचिएगा, फिर कमेंट के बाद हम डिस्कस करते हैं इस पॉइंट पे। पॉज कीजिए वीडियो, सोचिए, आंसर दीजिए। आई होप आपने पोस्ट किया होगा, कोई ना कोई आंसर लिखा होगा। अपने अटेंडेंस को भी मत भूलिएगा, आपका नाम और एनरोलमेंट नंबर इस वीडियो में लिख दीजिएगा, वही आपकी अटेंडेंस गिनी जाएगी। ओके, सो सिल्वर नैनो पार्टिकल्स है, वो देखिए कहां पर हमें मिल रहा है सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा एब्लेशन कहां पर हो रहा है? सबसे ज्यादा एब्लेशन इस पॉइंट पे हो रहा है। तो अगर हम स्पान देखिए 400 से लेके 1000 तक, तो जितना, ऐसा कह सकते हैं ना कि आउट ऑफ 400 एंड 1000, तो मैं कह सकता हूं कि जितनी वेवलेंथ कम हो रही है उतना ही एब्लेशन ज्यादा हो रहा है, उतना ही हमें ज्यादा नैनो पार्टिकल्स मिल रहे हैं। जैसे जैसे वेवलेंथ कम हो रही है वैसे वैसे नैनो पार्टिकल्स की साइज बढ़ रही है। सो दिस इज द कंफर्म एंड दिस इज द एप्लीकेबल फॉर ऑल द metals which is applicable in case of laser ablation method। ओके, जहां से सिंथेसिस हो रहा है लेजर एब्लेशन मेथड को यूज करके, वो सारे मेटल्स पे ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जा सकता है। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे। अभी तक आपने क्या क्या समझा? एक तो वर्किंग, एंड दूसरा कि सिल्वर नैनो पार्टिकल्स में वेवलेंथ, जिसको हम लेमड़ा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड एब्लेशन का रिलेशनशिप। बहुत ज्यादा लोगों को ये भी क्यूरियोसिटी होगी कि कौन सा लिक्विड यूज किया जाता है, विच लिक्विड इज यूज। ये लिक्विड तो मैंने लिख दिया, बट विच लिक्विड इज यूज्ड हियर? तो मैं आपकी क्यूरियोसिटी को एंड करता हूँ। वन ऑफ द लिक्विड जो सिल्वर नैनो पार्टिकल्स के लिए यूज किया जाता है, पर्टिकुलरली फॉर द सिल्वर नैनो पार्टिकल्स, वो क्या है? पोमोग्रेनेट्स। पोमोग्रेनेट, और पोमोग्रेनेट्स यानी गुजराती में उसको दाडम कहते हैं। अगर आपने देखा होगा या सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, तो पोमोग्रेनेट्स का जो लिक्विड सॉल्यूशन होता है उसके अंदर सिल्वर के नैनो पार्टिकल्स लेजर एब्लेशन मेथड से बनाए जाते हैं। बाकी के बहुत सारे भी लिक्विड यूज होते हैं, दिस इज वन ऑफ दैट। ओके, तो ये तो क्यूरियोसिटी होगी है। अब हमारे पास और एक क्यूरियोसिटी रहती है, तो ये वेवलेंथ है क्या भाई, और ये कैसे मेजर की जाती है? हमें ये तो पता चल गया कि कम वेवलेंथ होगा तो हमें ज्यादा अच्छी एब्लेशन एफिशिएंसी मिलेगी। वेवलेंथ जितना कम उतनी एफिशिएंसी ऑफ एब्लेशन ज्यादा, उतना मटेरियल का नैनो पार्टिकल बनने में कॉन्सेप्ट ज्यादा, कॉन्सेप्चुलाइजेशन ज्यादा। तो अब ये वेवलेंथ क्या है और वेवलेंथ को मेजर कैसे करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, वीडियो अच्छा लग रहा है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आपको कोई भी कमी लग रही है तो भी प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा, सबके सामने ओपनली कि सर ये कमी लग रही है, आई विल इंप्रूव दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन द नेक्स्ट लेक्चर। चलिए अब बात करते हैं कि वेवलेंथ क्या है और उसको कैसे मेजर किया जाता है। तो पहले ये चार्ट देखिए,
अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जब भी हम लेजर को किसी जगह पर भेजते हैं या कोई भी लाइट को किसी जगह पर भेजते हैं, जैसे कि लेजर है, लेजर को किसी जगह पर भेजते हैं, तो वहां पर एक वेव लेंथ जनरेट होती है। जैसे कि ये लेजर का बीम किसी जगह पर फोकस हो रहा है, समझ लीजिए, तो एक्चुअली ये वेव है। एक्चुअली ये क्या है? वेव है। वेव यानी वेव्स, जो हम जो टाइडल एनर्जी, यानी जब हम समंदर किनारे जाते हैं तो अ, जो सी के वेव्स जनरेट होते हैं, उसी तरीके से लाइट के भी वेव्स जनरेट होते हैं। अगर इसको छोटे छोटे पार्ट्स में हम देखेंगे तो ये इस तरीके के वेव होते हैं। अब ये वेव में उसकी लेंथ, यानी कि अगर मैं यहां से इस बॉटम पोजीशन से स्टार्ट करूं, चलिए सॉरी, उस बॉटम पोजीशन को छोड़ दीजिए, अब ये रिमूव होगा, इरेज होगा, रिमूव नहीं होगा, इरेज करते हैं। चलिए अब आपको समझाता हूँ ये वेव लेंथ। तो ये वेव तो आप समझ चुके हैं, करेक्ट? इस तरीके की वेव रहेगी। अब ये वेव की लेंथ कैसे डिफाइन होती है? ये क्रेस्ट कहते हैं, जहां पर ये पिक होता है ना, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड यानी उसका जो एनर्जी का पिक लेवल होता है, उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं या क्रेस्ट कहते हैं। तो क्रेस्ट टू क्रेस्ट डिस्टेंस जो रहता है उससे हम वेवलेंथ कहते हैं। तो सिंपल सी बात हो गई कि कितनी जल्दी वो ज्यादा एनर्जी को इंपार्ट कर रहा है। यानी ऐसा होता है कि कभी कभी हम जब ये ऐसा समझ लीजिए आप कि जब लेजर बीम किसी भी जगह को अगर इंपैक्ट करता है तो किस तरीके से करता है, जैसे कि एक हीट प्लेट आपके ये समझ लीजिए मेरा ये हैंड है, जो ऊपर वाला हैंड है वो हीट प्लेट है, और ये जो मेरा नीचे वाला हैंड है उस प्लेट पे लेजर बीम एक्ट कर रहा है। तो ये हीट प्लेट टच हो रही है, वापस ऊपर जा रही है, वापस टच हो रही है, वापस पे कर रहा हूं, ये टच हो रही है, वापस ऊपर जा रही है, वापस टच हो रही है। तो जब भी ये टच होगी तब यहाँ पर हीट ज्यादा होगी, जब ये ऊपर जाएगी तब यहाँ पर हीट नहीं होगी, और वापस ये टच करेगी तब हीट वापस ज्यादा होगी। तो जितनी कम वेवलेंथ रहेगी उतना ही ज्यादा हीट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा उस प्लेट पे। जितनी ज्यादा वेवलेंथ रहेगी उतना ही एक बार हीट आया, वापस ऊपर गया, बहुत टाइम तक ऊपर गया और वापस नीचे आया, तो दूसरी बार हीट मिलने में ज्यादा देर लगेगी। उसकी वजह से नैनो पार्टिकल फॉर्मेशन में भी चेंजेस आते रहेंगे। तो ये आप समझ रहे हैं। अब चलिए इसको मेजर कैसे करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा एक साइंस एक्सपेरिमेंट है। अगर आपको अच्छा लगे तो इसमें यूजर डिफाइंड प्रॉब्लम्स के अंदर या फिर आप ये प्रोग्रेसिव असेसमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो उसके अंदर करना क्या है, हमें एक लेजर लेना है। ये एक लेजर है, एक स्टैंड लेना है, और उस स्टैंड के अंदर हमें लेजर को लगा देना है। ये स्टैंड के अंदर मैंने लेजर को लगा दिया। नीचे एक पेपर रखना है, ये हमने पेपर रखा, ये स्टैंड है, और नीचे पेपर रखा, और सबसे पहले हमने लेजर जहां पर कॉन्सेंट्रेट हो रहा है उस पॉइंट को नोट कर लिया। परफेक्ट। अब एक 500 लाइंस पर मिलीमीटर वाली डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स लेंगे। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि यहाँ पर 1 मिलीमीटर में कितनी लाइंस है? 1 मिलीमीटर में देखिए 500 लाइंस पर मिलीमीटर। तो ये 1 मिलीमीटर में यहाँ पर 500 लाइंस है, दिखेगी भी नहीं बट है एक्चुअली। 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 500 लाइन। ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग ले लिया, तो ये ग्रेट कार्ड हम बोल देते हैं, इसको ग्रेटिंग स्क्रीन बोलते हैं। तो ग्रेटिंग स्क्रीन हमने ले ली। उस ग्रेटिंग स्क्रीन को हम पेज के ऊपर एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखेंगे, पेज के ऊपर एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखेंगे, और उस डिस्टेंस का नाम देंगे हम डी। क्या नाम देंगे? डी। तो डी हमें मिल गया। डी हमने क्या किया, जो पेपर या हम उसे स्क्रीन कहेंगे, स्क्रीन और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम डी डिस्टेंस कहते हैं। अब डी डिस्टेंस के साथ हमें क्या करना है, ये देखिए मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस हो रहा है, तो ये डी डिस्टेंस हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, दूसरा
पहले मैं आपको ये इक्वेशन बता दूं कि वेवलेंथ का इक्वेशन होगा a इंटू एक्स डिवाइडेड बाय डी, a इंटू एक्स डिवाइडेड बाय डी, और d किस में लेना है हमें, मीटर में। d हमें मीटर में लेना है, वो मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। अब देखिए जैसे ही आप ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को बीच में लाएंगे, तो आप जैसे ही लेजर बीम को कंसंट्रेट करवाएंगे इस डिफ्रैक्शन रेटिंग पे, तो जहां पर आपको एक पॉइंट मिल रहा था ना पेज पे, आपको 2-3 पॉइंट्स मिलेंगे। ऐसा क्यों, आप ऐसा समझ लीजिए कि जो अब लेंथ जो आ रही है ना, वो 500 लाइंस के बीच में आ रही है। जो ये लेजर का बीम जो आ रहा है वो 500 लाइंस के बीच में आ रहा है, वो डिफ्रैक्शन है, यानी एक कोई लाइन ऐसी इंक्लाइंड है, कोई लाइन ऐसी इंक्लाइंड है, इस तरीके से इंक्लाइंड है, और वहां पर बीम जब कॉन्सेंट्रेट करता है तो वो 2-3 लाइन, वो जितना भी उसका जो सर्कल होगा, उसका जितना भी फ्रैक्शन होगा, वो 2-3 लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली जो ये लीनियर डिस्टेंस है, जो ये लीनियर डिस्टेंस है, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम कहेंगे x। तो आप कहेंगे कि कौन सा वाला x लेना है, जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट आया, अब यहाँ पर राइट साइड पे एक पॉइंट आया, और ये लेफ्ट साइड पे एक पॉइंट आया, तो कौन सा लेना है, कोई भी x ले सकते हो, यानी दोनों लेने हैं। दोनों लेने से क्या होगा, एक मिनिमम वेवलेंथ मिलेगी, एक मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगी। परफेक्ट, आंसर समझ में आ गया, एक मिनिमम वेवलेंथ मिलेगी, एक मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगी। ओके, तो x का डिस्टेंस हमें मिलेगा, जो हमारी स्क्रीन पे जो 3 पॉइंट्स आ रहे हैं उसमें 2 पॉइंट, सेंटर से लेके राइट साइड वाला फर्स्ट पॉइंट और सेंटर से लेके लेफ्ट साइड वाला फर्स्ट पॉइंट, उन दोनों का डिस्टेंस लेंगे, एक x1 होगा, एक x2 होगा, दोनों लेंथ मिलेगी, एक हमें मिनिमम वेवलेंथ देगी, एक हमें मैक्सिमम वेवलेंथ देगी, तो x का डिस्टेंस हमें मिल गया। अब बचा a क्या है, ए यानी ये जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, उसके दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस कितना है, बिटवीन टू लाइंस। तो ये जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से आप 500 लाइंस की भी ले सकते हैं, 1000 लाइन की भी ले सकते हैं, या कम वाली भी ले सकते हैं। बट इसके दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालें, तो हमें पता है कि 1 मिलीमीटर में 500 लाइंस है, यानी 500 लाइंस का डिस्टेंस है 1 मिलीमीटर। अगर मैं इसको, क्योंकि मैंने x को भी मीटर में रखा है और d को भी मीटर में रखा है, तो मैं इसको मिलीमीटर में से मिलीमीटर मीटर कर देता हूँ। तो 500 लाइंस कितने मीटर में है, 10⁻⁻3, क्योंकि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻3 मीटर, करेक्ट। तो 2 लाइंस इन हाउ मच मीटर, तो इसका मीनिंग हुआ 2 multiply by 10⁻⁻3 divided by 500, that is the answer of A in terms of meter। तो A हमारे पास है, x1 है, x2 है और D है, तो हमारे पास मिनिमम एंड मैक्सिमम वेवलेंथ मिल जाएगी, जो भी इंपार्ट कर रही है इस लेजर बीम से। तो उसके बीच में हम रेंज डिफाइन कर सकते हैं कि ये लेजर बीम से हमें इतना ज्यादा और इतना कम वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ मीटर में मिलेगा। और जब आप मीटर को मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻², क्योंकि हम बोलते हैं ना कि 1 मीटर 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ दैट मच नैनोमीटर। तो ये मिनट जो भी आंसर आएगा, उसको अगर आप 10⁻⁹ से डिवाइड करेंगे तो आपको नैनोमीटर में आंसर मिल जाएंगे, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मीटर में आंसर मिल जाएगा। So that's it from today's lecture, laser ablation method। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, also share this video with the other students so that they can uh, generate knowledge out of it। if you have any doubt you can ask me in a comment section। and one more thing, do this practical, इसको practically देखो, ये 500 lines per millimeter lines लीनियर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग परचेज करो, एक लेजर परचेज करो, एक स्टैंड परचेज करो, और इसको एक प्रैक्टिकल बनाकर इसका वीडियो बनाओ, इसको वीडियो को शेयर करो, या फिर कोई भी प्रैक्टिकल करो। जितना आप प्रैक्टिकल करेंगे उतना ही आप साइंस को अच्छी तरीके से जानेंगे, अच्छी तरीके से पहचानेंगे और इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। So that's it from my side, and Javisa signing off here। Thank you very much and have a nice day।